Yes, a very good afternoon to all of you. Welcome you all. In today's class, we are going to continue with final accounts. We are going to solve question 6 in today's class. So let us read question 6. Question 6 में जैसा कि आप देख रहे हो ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में बहुत सारे आइटम्स हैं जिनका अमाउंट दिया हुआ है बट ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं अपने यही सारे आइटम्स और उनके अमाउंट को यूज करके फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन का आने का चांसेस काफी कम है, ना के बराबर है, बिकॉज आपके एग्जाम में आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। बट फिर भी अपने इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ताकि एक आइडिया रहे कि अगर बाय चांस ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है तो अपने को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें सारे आइटम्स बस ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में नहीं दिए हुए, बाकी ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है उन सारे आइटम्स को बताया गया है अमाउंट के साथ, सिर्फ ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में प्रेजेंट नहीं किया। प्रेजेंटेशन में फर्क है, और अगर चाहो तो इन सारे आइटम्स का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके देख सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, जो आइटम्स दिए हुए हैं उनका एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लो। ट्रायल बैलेंस का डेबिट कॉलम का टोटल विल बी इक्वल टू क्रेडिट कॉलम का टोटल। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके देख सकते हैं, राइट। बट एंड देन उसके बाद फाइनल अकाउंट्स यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। बट ट्रायल बैलेंस को बिना प्रिपेयर किए, बिकॉज ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने जाएंगे तो उसमें टाइम जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस को बिना प्रिपेयर किए अपने क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। वी कैन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्लियर? Yes, समझ sir. में आया? ओके, चलो। तो क्वेश्चन 6 में पैराग्राफ फॉर्म में ट्रायल बैलेंस के आइटम्स और उनका अमाउंट एक एक करके दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं किया गया है, राइट। एंड इसके नीचे फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं यानी एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। अपने को क्या करना है, वी नीड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2010 and a balance sheet as on that date after taking into account the following information. 6 तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, एंड ये सारे इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2020 and a balance sheet as on 30th June 2010 है, सॉरी 2010 है, प्रिपेयर करना है। यानी ये वाले बिजनेस का ईयर एंड कौन से डेट में होता है, it is ending on 30th June, राइट। स्टार्ट कब होता है, 1st July, एंड एंड कब होता है, 30th June। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, राइट। एंड देन उसके बाद वी विल
look into the additional information and put its effect in the final accounts. चलो पहले फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं. चलो इसमें सोल प्रोप्राइटर का नाम नहीं दिया हुआ है, कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है, तो इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कर सकते हैं, या फिर इसको लिखना भी अवॉइड कर सकते हैं. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2010. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर मैं बोल रहा था कि इसमें 30 जून किसे होगा? अकाउंटिंग है तो 30 दिसंबर या 30 मार्च होता है ना? नहीं नहीं, अकाउंटिंग ईयर बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पर भी. मतलब कहीं पर ऐसा कानून नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर को अकाउंटिंग ईयर लेना है. ठीक है, कहीं पर रूल नहीं है. अकाउंटिंग ईयर बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकता है. ठीक है, ओके सर. राइट, ओके कहीं सर. पर भी रूल नहीं है. जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है, ज्यादातर मैक्सिमम बिजनेस फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, और कुछ एक केसेस में कैलेंडर ईयर को भी अकाउंटिंग ईयर लेते हैं, बट अदरवाइज ऐसा कोई रूल नहीं है. तो बिजनेस अपने अकॉर्डिंगली अपने अकाउंटिंग ईयर को चूज कर सकते हैं. यानी दे कैन डिसाइड व्हेन टू स्टार्ट द अकाउंटिंग ईयर एंड व्हेन टू एंड द अकाउंटिंग ईयर. बस अकाउंटिंग ईयर का जो टाइम पीरियड होना चाहिए वो 1 साल का होना चाहिए. ओके सर. प्रिपेयर हो गया फॉर्मेट? 2010 होगा. सर 30. 1 मिनट. हाँ ठीक है. हो जाने पर यस बोलना प्लीज. हो गया. यस सर, हो गया. चलो अब एक एक करके सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेते हैं. ठीक है, पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या बोलता है, स्टॉक ऑन 30th June 2010 was ₹1,56,200. यानी ये कौन सा स्टॉक हुआ, 30th June 2020 में स्टॉक कौन सा स्टॉक हुआ, सर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक का दो जगह ट्रीटमेंट कैसे आएगा, एक सर ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट. अकाउंट बोलो का बोलो. क्रेडिट में बैलेंस शीट. सर बैलेंस शीट कैसे सेट है फिर? करेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट के साइड में. तो अपने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना, 1,56,200. और यही क्लोजिंग स्टॉक को अपने बैलेंस शीट के असेट के साइड में भी लिखेंगे.
स्टॉक इन ट्रेड 1,56,200, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन 2 को देखते हैं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 8,200 ड्यू फ्रॉम मेसर्स धार एंड कंपनी। सन्ड्री डेटर्स में 8,200 धार एंड कंपनी का है, ठीक है। यानी धार एंड कंपनी इज सन्ड्री डेटर फॉर 8,200, इज अ डेटर फॉर 8,200, यानी बिजनेस को धार एंड कंपनी से 8,200 मिलेगा, राइट। डेटर्स के लिस्ट में धारन कंपनी भी है, जिससे बिजनेस को 8,200 मिलेगा। और वहीं 10,800 10,800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी धारन कंपनी बिजनेस के सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिस्ट में भी शामिल है। धारन कंपनी इज अ क्रेडिटर फॉर 10,800, यानी बिजनेस को पे करना है 10,800, बिजनेस को पे करना है 10,800 टू धारन कंपनी, यानी धारन कंपनी को मिलेगा 8,200 8,000 सॉरी 10,800 फ्रॉम मेसर्स टू मेसर्स धारन कंपनी। मेसर्स धारन कंपनी को मिलेगा 10,800 फ्रॉम बिजनेस, राइट। सो क्रेडिटर्स के लिस्ट में मेसर्स धारन कंपनी भी है, और आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 10,800, यानी धारन कंपनी को बिजनेस से 10,800 मिलेगा, was due to them on 30th June 2010। यानी धारन कंपनी वो बिजनेस एंटिटी है जिसको हमारे बिजनेस ने क्रेडिट सेल भी किया और जिससे क्रेडिट परचेजेस भी किया। तो धारन कंपनी डेटर भी है, क्रेडिटर भी है। डेटर कितने अमाउंट से है 8,200, और क्रेडिटर कितने अमाउंट से है 10,800, यानी धारन कंपनी बिजनेस को कितना देगा 8,200, और बिजनेस से कितना लेगा 10,800, यानी बिजनेस को नेट में धारन कंपनी से रुपया मिलेगा या धारन कंपनी को रुपया बिजनेस देगा, बोलो। सर बिजनेस देगा। सर बिजनेस देगा। बिजनेस देगा, कितना देगा दस हजार सर आठ दस सौ हजार माइनस आठ सौ माइनस 8,200। माइनस 8,200, ठीक है। 10,800 यस सर। माइनस 8,200, राइट। यानी अपने क्या माइनस कर रहे हैं 8,200 माइनस कर रहे हैं या 10,800 माइनस कर रहे हैं 8,200 हाँ, माइनस कर दो रहे हैं सौ ना। यस, यस सर। 8,200 माइनस कर रहे हैं, राइट। तो 8,200 अपने क्या करेंगे क्रेडिटर्स से माइनस करेंगे और डेटर से माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद इफेक्ट क्या आएगा सन्ड्री दो क्रेडिटर्स हजार में। छह सौ यस, 2,600 बच जाएगा, यस। क्लियर। यस सन्ड्री सर। क्रेडिटर्स में 2,600 बच जाएगा। तो डेटर्स कितने का है एक बार देख लेते हैं, एंड क्रेडिटर्स कितने का है। देखो डेटर्स लास्ट लाइन में 2,33,600 का है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है 2,23,500 का है। समझ में आया। चलो, यस सर। यहां से अपने क्या करेंगे 8,200 माइनस कर देंगे, तो बैलेंस शीट के असेट के साइड में सन्ड्री डेटर्स 2,33,600 का है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,23,500 का है। इन दोनों में से अपने क्या करेंगे 8,200 माइनस कर देंगे,
अमाउंट को एक बार के लिए अपने इनर कॉलम में ही लिखेंगे, बिकॉज हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह हो। ठीक है, क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर चाहो तो आउटर कॉलम में लिख दो, बट डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में लिखना, बिकॉज क्वेश्चन का एक झलक में पता लग जाता है कि अपने को डेटर्स के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी क्रिएट करना है। सो इसलिए डेटर्स का अमाउंट को हम लोगों ने इनर कॉलम में लिखा है 2,25,400। क्लियर? नेक्स्ट, 2 checks for ₹1,000 and ₹850, यानी टोटल कितना अमाउंट का हो गया? 1850 were returned dishonored। याद करो, इससे पहले अपने सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर कर चुके हैं। चेक डिसऑनर के टाइम में बताओ क्या एंट्री पास होता है? कौन से अकाउंट को अपने डेबिट करते हैं, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? चेक हमें किससे मिलता है बोलो? जो हमें पेमेंट करेगा उससे मिलता है। हमें पेमेंट यस किससे सर। मिलता है? सर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से पेमेंट मिलता है। नो सर, डेटर से मिलता है। डेटर से पेमेंट मिलता है। डेटर्स वो लोग हैं जिसको बिजनेस ने उधार में सेल किया है, तो डेटर्स से पेमेंट मिलता है। पेमेंट यस कैसे करते हैं? चेक देकर या बिल्स रिसीवेबल देकर करते हैं। जब डेटर्स हमें चेक देते हैं, चेक देकर अपना पेमेंट करते हैं, तो बिजनेस अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बिकॉज चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। डेटर्स का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। डेटर्स आर द गिवर ऑफ द चेक। डेटर्स आर द गिवर ऑफ द चेक, राइट। फिर बिजनेस क्या करेगा? ये चेक लेकर अपने बैंक में जाएगा। अपने बैंक में जाकर ये चेक को प्रेजेंट करेगा पेमेंट लेने के लिए। हमारा बैंक क्या करेगा? बिजनेस का बैंक क्या करेगा? डेटर्स के बैंक को कांटेक्ट करेगा पेमेंट लेने के लिए। वहां से पेमेंट लेकर हमारा बैंक हमारे अकाउंट में अमाउंट को डाल देता है, राइट। बट अगर डेटर्स का बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देता है, ये बोलकर कि साइन मैच नहीं किया, या डेटर्स के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या चेक आउटडेटेड है, तो हमारा बैंक ये इंफॉर्मेशन हमें पास करता है कि चेक का पेमेंट नहीं हो पाया, बिकॉज डेटर्स के बैंक ने चेक को पेमेंट करने से इनकार कर दिया, ये रीजन के साथ। तो चेक डिसऑनर हो गया, चेक का डिसऑनर हो गया, राइट। अभी डिसऑनर चेक यानी चेक बेकार हो गया। अभी डिसऑनर चेक लेकर बिजनेस क्या करेगा? अपने डेटर्स के पास जाएगा और उनको ये चेक दे देगा। दे आर द रिसीवर ऑफ द चेक, और अपने बैंक अकाउंट को इतना से कम भी कर लेगा, बिकॉज जब चेक रिसीव किया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स किया था, बिकॉज बैंक में बिकॉज चेक मिला है, एंड हु इज द गिवर? डेटर। अभी डिसऑनर के टाइम क्या हो रहा है? डेटर्स को अपने चेक वापस कर रहे हैं। डेटर्स को अपने ये चेक वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर द रिसीवर ऑफ द चेक, और बैंक के बैलेंस को डिक्रीज कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास हो रहा है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स आर द रिसीवर ऑफ द डिसऑनर्ड चेक टू बैंक। चेक क्योंकि डिसऑनर हो गया तो बैंक में पैसा आया नहीं, तो बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं। यानी पहले जो एंट्री पास किए थे बैंक टू डेटर्स, चेक रिसीव करते टाइम डिसऑनर के वक्त ठीक उसका उल्टा एंट्री पास करेंगे, राइट। टू डिसऑनर के लिए क्या एंट्री पास होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। डेटर्स अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या? डेटर्स के बैलेंस को इंक्रीज करना। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब क्या? बैंक अकाउंट को डिक्रीज करना।
राइट। सो दो चेक डिसऑनर हुए, कुल मिलाकर अमाउंट कितना हुआ? 1850। ये डिसऑनर होने का एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, but were not recorded in the cash book, but were not recorded in the cash book। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, अगर इसका एंट्री ही नहीं पास हुआ तो इसका एंट्री पास करते हुए इफेक्ट देंगे, यानी डेटर्स के बैलेंस को 1850 से इंक्रीज कर देंगे और बैंक के बैलेंस को 1850 से डिक्रीज कर देंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कैश एट बैंक कितना है देखो, ऊपर में कितना दिखाई दे रहा है? 11,800। कैश एट बैंक कितना है? 11,800। तो डेटर्स में अपने ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ऐड करके अमाउंट को इनर कॉलम में लिखा, बिकॉज अपने को प्रोविजन क्रिएट करना है। फिर कुछ लाइन का स्पेस छोड़कर अपने क्या करेंगे, कैश एट बैंक अमाउंट को लिखेंगे। कैश एट बैंक कितना है? 11,800। उसमें लेस डिसऑनर ऑफ चेक 1850। तो 1850 का दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही आ गया। चेक का डिसऑनर मतलब पेमेंट नहीं मिला, चेक का डिसऑनर मतलब बैड डेट होना नहीं है। ठीक है, जस्ट डेटर्स ने जो चेक दिया था उसका पेमेंट नहीं मिला, तो अपने क्या करेंगे, वो डेटर्स को वो चेक वापस कर देंगे और उनसे पैसा मांगेंगे। सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास होता है। ठीक है, सर एक ही जगह दो इफेक्ट आ सकता है क्या? आप खुद सर बोलो। सर, आना ऐसे गलत शेयर है, में आप आना कैसे? गलत है। नहीं, आना गलत नहीं है। हाँ तो फिर आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं, बिकॉज डेटर्स और बैंक दोनों ही बैलेंस शीट के एसेट के साइड में है ना, दोनों ही एसेट के साइड में है। और ये जो यस डिसऑनर का एंट्री है, वो एंट्री डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक है। तो डेटर्स के बैलेंस को इंक्रीज करना है, बैंक के बैलेंस को डिक्रीज करना है। डेटर्स और बैंक दोनों ही एसेट के साइड में है, तो अपने क्या करें अगर वो दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट के साइड में आ रहा है तो? राइट। Make a provision for discount on debtors at 3% and provision for bad debts at 6%। अब मेरे को बताओ, पहले अपने को प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स प्रिपेयर करना है या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स प्रिपेयर करना है? सर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड देन उसके बाद प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। यस सर। ठीक है, तो चलो आओ करते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? 6%। सो डेटर्स का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 2,27,200
250, उसका कितना 6% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर 13,635 आ रहा है 6%। इसका 6% कितना आ रहा है? तो 13,635। अच्छा, सही बोला आपने, यस 13,635। 35 ना। यस सर। हम्म। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचा वो कितना है? 2,13,615। इसके ऊपर अपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करेंगे। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बैलेंस कितना है? 3%। 3%। सर निकला 6,408.45। तो 6,408 ही कंसिडर करेंगे। ओके। 207,207 is the amount of debtors का realizable amount, 2,07,207। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अपने को ये जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, इसका दूसरा इफेक्ट भी देना है। दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में। बिकॉज अपने प्रोविजन क्रिएट कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट को सेट असाइड करके प्रोविजन अकाउंट में डालते हैं फॉर फ्यूचर लॉस, फ्यूचर में बैड डेट का लॉस एंड डिस्काउंट अलाउड जैसे एक्सपेंस हो सकते हैं। तो उसको पहले से, उसके लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। प्रोविजन क्रिएट करने का मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट को सेट असाइड करके प्रोविजन अकाउंट में डालना। प्रॉफिट एंड लॉस में से अमाउंट को सेट असाइड करने का मतलब क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना। तो डेबिट करने से पहले अपने क्या देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस यानी ऊपर जो आइटम्स दिया हुआ है उसमें प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का पहले का कोई बैलेंस है क्या? आंसर इज नो। पहले को कोई बैलेंस मेरे को तो नजर नहीं आ रहा है, नहीं है। तो अपने क्या करेंगे? जितना का प्रोविजन क्रिएट किए उतना ही अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में लिख देंगे। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है बोलो? 13,635 ना। 13,635। देन टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है? 6,408। 6,408। ठीक है, यस सर। 6,408। ओके।
Then next, point number 5, stock destroyed by fire 15,000. लास्ट अपने क्या किए थे, जितना का स्टॉक डिस्ट्रॉय होता है उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में से निकालते हैं, बिकॉज उतना का स्टॉक अगर जल गया है तो बिका नहीं होगा, तो बिका नहीं होगा तो उसका खर्चा को अपने ट्रेडिंग में से निकालेंगे। दिस इज नथिंग बट abnormal लॉस। कितना का अमाउंट ऑफ स्टॉक हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, 15,000। फिर अपने क्या किए थे बोलो, नेक्स्ट पेज में जाकर, नेक्स्ट पेज में जाकर बोलो एबनॉर्मल बोलो, अकाउंट, एबनॉर्मल अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिसके डेबिट के साइड में क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग, फिर देखो क्या लिखा हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड ₹10,000 एज कंपेंसेशन, यानी इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 का कंपेंसेशन रिसीव हो चुका है। ऐसा नहीं है कि होने वाला है, ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, बट इंश्योरेंस कंपनी पेड 10,000 एज कंपेंसेशन, यानी इंश्योरेंस कंपनी ने ऑलरेडी 10,000 का कंपेंसेशन दे दिया है। दिस हैज नॉट yet been recorded in the books, यानी ये पूरे चीज का एंट्री बुक्स में पास नहीं किया गया है, यानी जो कॉम्पेंसेशन मिला ना उसका एंट्री भी बुक्स में पास नहीं हुआ है। ठीक है, अगर 10,000 इंश अगर 10,000 इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हुआ है, यानी बैंक में 10,000 आया, बैंक में 10,000 आया ना, इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया है, यानी 10,000 बैंक में आ गया, 10,000 बैंक में आ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यस टू सर। एबनॉर्मल लॉस क्यों, बिकॉज 10,000 अगर बैंक में रिसीव हो गया है फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस, तो उतना से हमारा लॉस कम हो गया ना, उतना से हमारा लॉस कम हो गया। तो लॉस कम करना मतलब क्या, लॉस को क्रेडिट करना। तो एंट्री क्या पास हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसका एंट्री पास नहीं हुआ, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ, राइट। तो अपने को इसका एंट्री पास करते हुए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो अपने एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बैंक लिख दिए हैं। फिर बैंक अकाउंट के डेबिट के साइड में टू एबनॉर्मल लॉस लिखना है, यानी बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। बैंक अकाउंट को डेबिट करना मतलब क्या, बैंक अकाउंट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो डिक्रीज करना। बैंक अकाउंट में पैसा आया है या बैंक से पैसा गया है, बोलो। तो पैसा आया है। तो जब बैंक में पैसा आता है तो अपने बैंक अकाउंट को डिक्रीज कर देते हैं। वो से इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो बैंक में जब भी पैसा आता है ना तो अपने बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। समझ में आया। यस सर। एड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, कैश एट बैंक का जो अमाउंट है 9950, उसको इनर कॉलम में लिखा, फिर नीचे में ऐड करेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। कितना, 19,950, 19,950, क्लियर, 19,950।
इज द टोटल कैश एट बैंक। एबनॉर्मल लॉस के क्रेडिट के साइड में कितना है? बाय बैंक 10,000। लॉस स्टॉक कितना का नुक्स चला था? 15,000। इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिला? 10,000। तो कितना का नुकसान हुआ? सर 5,000। 5,000। ये 5,000 का नुकसान को अपने क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। समझ में आया? यस सर। क्लियर हो रहा है ना सारा चीज? यस सर। ओके। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 to 5 हो चुका है। पॉइंट नंबर एक्सक्यूज 6 मी। में देखते हैं। हाँ बोलो। हम बोल रहे थे जो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में आया है 5,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट के साइड में। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर हम बोल रहे थे जो ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हम लोग वर्किंग में बनाया है, इसको हाँ जो में हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 रुपये लिखे हैं, तो इसको हाँ। बैलेंस है या इसको बैलेंसिंग फिगर लिखना पड़ेगा ना ब्रैकेट में? नहीं 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 नहीं, जरूरी नहीं है। ओके सर। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6 देखते। अ न्यू मशीन वर्थ ₹5,000 was purchased from स्टैंडर्ड कंपनी। नया मशीन 5,000 का स्टैंडर्ड कंपनी से परचेज किया गया है ऑन 30th June 2010, यानी क्लोजिंग डेट में 5,000 का मशीन स्टैंडर्ड एंड कंपनी से परचेज किया गया, विच हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। मतलब ये परचेज ऑफ न्यू मशीन अपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किए। जब मशीन अपने परचेज करते हैं तो एंट्री क्या पास होता है? मशीन अकाउंट को डेबिट करते हैं, बिकॉज मशीन बिजनेस में आया है। मशीन क्या है? एक असेट ना। एंड असेट के लिए अपने कौन से अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं? रियल अकाउंट का रूल फॉलो करते हैं। रियल अकाउंट यस सर। असेट्स के लिए होता है, जो क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो नया मशीन बिजनेस में आया है तो मशीन अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे। ये मशीन अपने किससे खरीदे? स्टैंडर्ड एंड कंपनी से खरीदे। हु इज द गिवर? स्टैंडर्ड एंड कंपनी। स्टैंडर्ड एंड कंपनी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट के लिए क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में स्टैंडर्ड एंड कंपनी क्या है? इस केस में स्टैंडर्ड एंड कंपनी क्या है? गिवर है। तो स्टैंडर्ड यस एंड सर। कंपनी अकाउंट को अपने क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आई बात समझ में? तो यस सर। एंट्री क्या पास हो रहा है? मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टैंडर्ड एंड कंपनी। मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टैंडर्ड एंड कंपनी। मशीन अकाउंट में 5,000 ऐड करेंगे, बिकॉज मशीन कम्स इन, मशीन बिजनेस में आया है। तो मशीन का लेजर बैलेंस को इंक्रीज करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसके साथ साथ एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे टुवर्ड्स स्टैंडर्ड एंड कंपनी। एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे टुवर्ड्स स्टैंडर्ड एंड कंपनी। तो स्टैंडर्ड एंड कंपनी अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, बिकॉज इट इज द गिवर ऑफ द मशीन। यहीं से अपने मशीन खरीदे हैं, इससे ही अपने मशीन खरीदे, तो इट इज द गिवर ऑफ द मशीन। तो गिवर अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे, स्टैंडर्ड एंड कंपनी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस को फिर अपने क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में शो करेंगे, बिकॉज स्टैंडर्ड एंड कंपनी को बिजनेस देगा 5,000 फॉर द मशीन। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है, तो अपने यही अज्यूम करके चलते हैं कि द परचेज हैज बीन मेड ऑन क्रेडिट। चाहे वो गुड्स परचेज हो या मशीन परचेज हो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो वी ऑलवेज टेक इट एज क्रेडिट परचेज। ठीक है। स्टैंडर्ड एंड यस सर। कंपनी का कोई पुराना बैलेंस है? एक बार ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को देख लेते हैं, नजर घुमा लेते हैं। स्टैंडर्ड एंड कंपनी का कोई बैलेंस पहले से नहीं है।
अच्छा, मशीन अकाउंट का कोई बैलेंस है? मशीन 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 मशीन, देख लो एक बार। आंसर इज नो या यस? आंसर इज नो। नो। मशीन का भी कोई बैलेंस नहीं है। तो दिस इज बेसिकली अ फ्रेश मशीन, मतलब पहली पहली बार अपने मशीन को खरीद रहे हैं। तो ये 5,000 का दोनों इफेक्ट बैलेंस शीट में ही जाएगा। बैलेंस शीट के असेट के साइड में मशीन 5,000, एंड लाइबिलिटी साइड में स्टैंडर्ड एंड कंपनी 5,000। तो दो जगह इफेक्ट आ गया इसका, यस और नो। ठीक है, तो इसी के साथ जितने भी सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन थे 1 से लेकर 6 तक, वो सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन का इफेक्ट हम लोगों ने सॉल्यूशन में दे दिया। राइट? आई बात समझ में? यस सर। देन अब अपने को क्या करना है, ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है उनका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में एक जगह देना है। अब अपने को ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में तो आइटम्स को प्रेजेंट करके नहीं दिया हुआ है, एक पैराग्राफ फॉर्म में प्रेजेंट करके दिया हुआ है ये सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस की, बट प्रेजेंटेशन का तरीका पैराग्राफ फॉर्म में है। तो अपने क्या करेंगे, ठीक है, अपने क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के इस जितने भी सारे आइटम्स हैं उन सारे आइटम्स का इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में एक ही जगह देंगे। राइट? कैपिटल कितना है? 2 लाख। कैपिटल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के सर लाइबिलिटी लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में। ड्राइंग्स, नेक्स्ट इज ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को अपने क्या करेंगे? सर लेस करेंगे कैपिटल से। कैपिटल से लेस करेंगे। कितना है ड्राइंग्स? 43,000। देन स्टॉक ऑन 1 जुलाई 2009, 93,600। ये क्या है? ओपनिंग सर स्टॉक। ट्रेडिंग। यस सर। ट्रेडिंग के डेबिट के साइड में डेबिट लिखें। साइड। 93,600। 93,600। बिल्स पेबल कितना है? 16,000। ये कहाँ जाएगा? तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। बिल्स पेबल है ना, मतलब ये उसी वो से लीगल लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटीज, बिल्स पेबल है। यस सर। ये वो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट बिजनेस को पैसा देना है। तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जाएगा। देन लोकल कैश परचेज। लोकल कैश परचेज का मतलब क्या? लोकल मार्केट से 80,000 का आइटम्स रुपये देकर, कैश देकर खरीदे हैं। तो ये कहाँ ऐड होगा बोलो? सर ट्रेडिंग का डेबिट में आ जाएगा। ट्रेडिंग के डेबिट के इनर कॉलम में आएगा। टू परचेजेस, लोकल कैश परचेज।
कितना? 80,000। लोकल क्रेडिट परचेज कितना? तो 1 लाख। 1 लाख। लोकल क्रेडिट परचेज का मतलब क्या होता है? 1 लाख का आइटम्स अपने लोकल मार्केट से खरीदे, उधार में खरीदे। राइट, क्रेडिट परचेज यानी उधार में खरीदे 1 लाख। लोकल मार्केट से 1 लाख का आइटम्स अपने उधार में खरीदे, तो ये भी परचेजेस में ऐड हो जाएगा। लोकल क्रेडिट परचेज। देन नेक्स्ट, इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? 3,06,000 का आइटम्स बिजनेस ने इंडिया के बाहर से खरीदा। इंपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर से खरीदना। इंपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर से खरीदना। 3,06,000 का आइटम्स बिजनेस ने इंडिया के बाहर से खरीदा है। ठीक है, इंपोर्ट ये भी परचेजेस में ऐड हो जाएगा। ये भी परचेजेस में ऐड हो जाएगा। ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ट का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सर परचेज रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ट का मतलब क्या होता है? खुद सोचकर बताओ। देखो, आपके लिए मैं एक एग्जाम टिप देता हूं, आपके मन में जो आएगा ना, आप एग्जाम में उसका उल्टा करके आओगे, तो आप देखना आप 80/80 स्कोर कर लोगे। आपके लिए एग्जाम का टिप मैं दे रहा हूं। जैसे आप क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है मेरे को डेबिट करना चाहिए, तो आप क्रेडिट करके आओगे। आपको लग रहा है मेरे को क्रेडिट करना चाहिए, तो आप डेबिट करके आओगे। आप जो सोचोगे उसका उल्टा एग्जाम में करके आओगे। जैसे अभी आपके मन में आया सेल्स रिटर्न, तो आप मुंह से क्या निकालोगे? परचेजेस रिटर्न। ठीक है, वैसे सोचना आपको। राइट। यस सर। हाँ, रिटर्न्स इनवर्ड। रिटर्न्स इनवर्ड परचेज रिटर्न है या सेल्स रिटर्न? आपने क्या बोला? परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या? गुड्स लौटकर हमारे पास ही आया। तो यस सर। अगर गुड्स लौटकर हमारे पास आता है, तो जरूर गुड्स पहले बाहर गया होगा। बाहर यस जाने सर। का मतलब क्या? सेल होना। तो सेल्स। रिटर्न्स यस सर। इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। ओ सेल्स। हाँ हाँ, वही इसलिए मैं बोला कि आपके मन में जैसे कुछ भी आ रहा है, आप ठीक उसका उल्टा कर कर आओगे एग्जाम में। ठीक है, यस तो आप सर। 80/80 स्कोर कर लोगे। ठीक है। ओके। नीचे लाइन में क्या दिया हुआ है? रिटर्न आउटवर्ड। अब ये क्या है? परचेजेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड यानी रिटर्न होकर गुड्स बिजनेस के बाहर गया, बाहर गया। ठीक है, यानी गुड्स पहले अंदर आया होगा। गुड्स अंदर कैसे आता है? परचेज करते तब आता है। तो रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितना है? 10,600। यस सर। 10,600 अपने परचेजेस से लेस कर देंगे। लेस रिटर्न्स आउटवर्ड। ठीक है, सो नेट परचेजेस कितना आ रहा है? 4,75,400। देन नेक्स्ट, रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है, उससे पहले लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट, ये सब ऐड कर लेते हैं। लोकल सेल्स मतलब क्या? लोकल मार्केट में 2,74,200 का आइटम्स अपने सेल किए। एक्सपोर्ट का मतलब क्या? इंडिया के बाहर 3 लाख का आइटम्स सेल किए, तो दे आर सेल्स ओनली। लोकल सेल्स
एक्सपोर्ट। लोकल सेल्स कितना का है? 2,74,200, 2,74,200। एक्सपोर्ट कितने का है? 3 लाख है, लेस रिटर्न्स इनवर्ड, ये कितने का है? 17,200 का है, 17,200 का है। तो नेट परचेजेस कितना आ रहा है? 5,57,000। नेट परचेजेस कितना आ रहा है? 5,57,000। ठीक है। देन नेक्स्ट, अप्रेंटाइनशिप प्रीमियम 5,000। अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम क्या होता है? अप्रेंटाइसशिप प्रीमियम क्या होता है? ध्यान से सुनना। जैसे जब मैं एमकॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज से कर रहा था, तो हमें मई जून के महीने में कॉलेज की छुट्टी के दौरान समर इंटर्नशिप करना था। समर इंटर्नशिप करने का मतलब क्या? हम लोगों ने जो एमकॉम के दौरान पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई को प्रैक्टिकल फील्ड में अप्लाई करना है, एक कंपनी को ज्वाइन करके, कॉर्पोरेट को ज्वाइन करके। अब हमें बीच में नौकरी कौन देगा? हमारा तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ नहीं, राइट? तो बीच में इंटर्नशिप कौन देगा हमें? कौन हमें काम सिखाएगा? कौन एफर्ट्स लेगा काम सिखाने के लिए? इधर में कंपनी खुद का ही काम संभाल ले, वही कंपनी के लिए बहुत है, राइट? कंपनी के एम्प्लॉइज कंपनी का काम कर ले, वही कंपनी के लिए बहुत है। अब नए लोगों को काम सिखाने का एडिशनल टेंशन कौन सा कंपनी लेगा? कोई लेने को तैयार नहीं है। तो कॉलेजेस क्या करते हैं? कुछ कंपनीज को पैसा देते हैं कि तुम ट्रेनिंग मुफ्त में मत दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम हमारे स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में काम सिखाओ, अपनी कंपनी में काम सिखाओ, हम तुम्हें पैसा देंगे। इनको आप पैसा मत देना, या गाड़ी भाड़ा कन्वेंस जितना रीइंबर्समेंट कर देना, बाकी हम आपको पैसा देंगे हमारे स्टूडेंट्स को काम सिखाने का। तो इससे क्या होता है? स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली काम सीखने का मौका मिलता है, कंपनी में भी एडिशनल बर्डन नहीं आता, बिकॉज कंपनी अगर काम सिखा रहा है तो कॉलेज से उसका पैसा ले रहा है काम सिखाने के लिए। और इधर में कॉलेज का भी फायदा है, कॉलेज का नाम होगा, बिकॉज कॉलेज अपने स्टूडेंट्स को समर इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, तो कॉलेज का नाम होगा। स्टूडेंट्स बाहर निकलकर कॉलेज की तारीफ करेंगे कि कॉलेज में जाओ, इन लोग कहीं ना कहीं आपका नौकरी लगवा देते हैं। तो इस तरीके से कॉलेज का भी नाम होगा, और सब जन फायदे में रहेंगे। स्टूडेंट भी काम सीख रहे हैं, कंपनी को पैसे मिल रहे हैं, और कॉलेज का भी नाम हो रहा है। तो कंपनी को जो इस तरीके से पैसे मिलते हैं कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, राइट? दैट इज कॉल्ड अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। ठीक है। ये जो पैसे है ये कंपनी के लिए एडिशनल इनकम है। ये जो पैसे ये कंपनी के लिए एडिशनल इनकम है, ये एडिशनल इनकम है। ठीक है। ये इनकम कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तो क्रेडिट डेबिट के। साइड में, मैंने और बोला क्रेडिट ना, साइड। हाँ मैंने आपको हमेशा बोला कि आप जो भी सोचोगे उसका उल्टा बोलोगे और उल्टा करोगे। अब डेबिट मन ओके में आया तो आपको क्रेडिट बोलना है। ओके। ठीक है, हाँ, राइट। ये रूल खाली आप ही के लिए, बाकी के लिए नहीं है। तो आप अगर ये रूल को फॉलो करोगे तो आप बहुत ऊंचाई में जाओगे। तो यस। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम इनकम है, और इनकम को अपने क्या करते हैं? क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में बाय अप्रेंटिसशिप प्रीमियम 5,000 आ जाएगा।
देन कैरेज ऑन परचेज, जो भी एक्सपेंस परचेज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो वो ट्रेडिंग में आता है, और सेल से अगर कोई एक्सपेंस कनेक्टेड हो तो वो टीएल में आता है। तो कैरेज ऑन परचेज यानी जो आइटम्स अपने परचेज किया उसके लिए गाड़ी भाड़ा 20,000 जितना पे किया, सप्लायर के यहाँ से खुद के यहाँ गोडाउन में लाने का गाड़ी भाड़ा इज कैरेज ऑन परचेजेस। तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट के साइड में डेबिट साइड जाएगा। में। और फिर कैरेज ऑन सेल्स कहाँ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड पीएल लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में, राइट, बिकॉज सेल से अगर कोई एक्सपेंस कनेक्टेड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में आता है। कितना है, 15,300, ठीक है, ओके। देन रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस 10,000 पीएल के डेबिट में, ट्रेड एक्सपेंसेस 4,400 पीएल के डेबिट में, ठीक है। पीएल के डेबिट में ट्रेड एक्सपेंसेस क्यों जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, तो बाइंग एंड सेलिंग से कनेक्टेड जो एक्सपेंस है वो पीएल में जाता है, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस हमेशा पीएल में जाते हैं, ट्रेडिंग के डेबिट में नहीं जाता। तो रेंट एंड अच्छा टैक्सेस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस दोनों पीएल के डेबिट में जाएगा, बोलो। तो बोल रहे ट्रेडिंग के अकाउंट में बस परचेसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम आएगा ना? हाँ, नहीं, परचेसेस एक्सपेंसेस आएगा डेबिट के साइड में, इनकम में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, मतलब क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आएगा। टू रेंट एंड टैक्सेस 10,000, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 4,400, देन वेजेस 6,200, ये कहाँ जाएगा बोलो, वेजेस 6,200 ये कहाँ ट्रेडिंग का जाए, डेबिट में है। ट्रेडिंग का ट्रेडिंग का डेबिट डेबिट साइड में में है। जाएगा। 6,200, और सैलरीज कहाँ जाएगा, 12,700, उसका डेबिट में है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। 12,700, देन लोन फ्रॉम हरि गोपाल taken on 1st July 2009, 6% loan from Hari Gopal taken on 1st July 2009, taken on 1st July 2009 मतलब क्या, लोन कब लिया, ईयर के स्टार्टिंग में या ईयर के एंड में, तो स्टार्टिंग में। ईयर के स्टार्टिंग में 40,000 का लोन हरि गोपाल से लिया, यानी ये लोन पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो ये लोन पर जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा वो इंटरेस्ट का एक्सपेंस पूरे साल के लिए लेंगे। तो 40,000 का 6% कितना होता है, 40,000 का 6% पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होता है बोलो, तो 2,400। 2,400। सो इंटरेस्ट का एक्सपेंस 2,400 होगा, बट इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हरि गोपाल है कितना, 1,600, यस सर। 1,600, 1,600 का मतलब क्या, अगर ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हरि गोपाल ट्रायल बैलेंस में से एक आइटम है, तो यानी इतना अमाउंट का इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, इतना अमाउंट का ऑफ इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, बिकॉज ट्रायल यस। बैलेंस में है, यानी जर्नल एंट्री और लेजर में पोस्टिंग हो चुका है, राइट, यानी इतना इंटरेस्ट का पेमेंट हो चुका है। तो बाकी इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है 800 रुपया, वो अभी तक पे नहीं हुआ, यानी वो आउटस्टैंडिंग है,
बिकॉज खर्चा तो अपने को 2400 ही लेना है, लोन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा तो पूरे साल का इंटरेस्ट अपने को खर्चे में जोड़ना है। तो खर्चा जो है एक्सपेंस में, डेबिट पीएल के डेबिट साइड में 2400 हो जाएगा, जिसमें से 1600 पेमेंट हो गया और बाकी 800 आउटस्टैंडिंग है, जो कि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो दीज आर हिडन एडजस्टमेंट्स, दीज आर हिडन एडजस्टमेंट्स। आई बात समझ में? ठीक है, दीज आर यस हिडन सर। एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, 6% लोन फ्रॉम हरि गोपाल, 40,000, इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में लिखेंगे। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट के साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इनर कॉलम में 1600 जितना पेमेंट हो चुका है, एंड बाकी 800 जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करेंगे, तब जाकर खर्चा कितना आएगा, 2400, यानी पूरे साल का इंटरेस्ट का खर्चा अपने को लेना है। ठीक है, अब 1600 ट्रायल बैलेंस से लिए थे तो उसका इफेक्ट एक ही बार जाएगा। लोन का अमाउंट जो 40,000 है वो भी ट्रायल बैलेंस से लिए थे तो उसका इफेक्ट भी एक ही बार जाएगा। बट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 800, वो अपने हिडन एडजस्टमेंट से निकाले थे तो इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800 पेमेंट करना बाकी है, तो ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी जाएगा 800। क्लियर? चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट डेबिट। डिस्काउंट अगर डेबिट होके रखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है या इनकम, बोलो। सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है, बिकॉज अपने क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स करते हैं। तो यस डिस्काउंट के सर। आगे अगर डेबिट लिखा हुआ है यानी वो डिस्काउंट एक्सपेंस है, यानी डिस्काउंट अलाउड है। कितना? 6,300, 6,300। तो पीएल के डेबिट के साइड में 2 डिस्काउंट अलाउड 6,300। देन फर्नीचर एंड फिटिंग्स 5,200, ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के फिर बैलेंस शीट का एसेट सेट में। एसेट के साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट के साइड में जाएगा। आई बात समझ में? यस नो? चलो, सर 5,200। 5,200। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है, 4,600। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना है,
4600 ये कहाँ जाएगा बोलो? सर पीएल का डेबिट में। पीएल के डेबिट में 4600 टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, 7% फिक्स्ड डिपॉजिट on 1st July 2009। 1st July 2009 ओपनिंग डेट है या क्लोजिंग डेट है? इट इज जो ओपनिंग ओपनिंग डेट। डेट, यानी साल के शुरुआत में ही 75,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया था, जिस पर इंटरेस्ट कितने का है? 7% का है। तो अगर साल के शुरुआत में ही साल के शुरुआत में ही फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया था, तो पूरे साल का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा। पूरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाता है? 75,000 का 7% करो, कितना हो जाता है? सर 5250। 5250। अच्छा, यस। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहीं पर है ट्रायल बैलेंस में? बाकी आइटम्स में देखो, नहीं है ना? नो सर। यानी नहीं है। अभी तक अपने को ये इंटरेस्ट मिला नहीं है। इट इज रिसीवेबल। ठीक है, इट इज रिसीवेबल। इंटरेस्ट इज येट नॉट रिसीव्ड, इट इज रिसीवेबल। ठीक है, सो पहले तो अपने क्या करेंगे, इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम की साइड में लिखेंगे, पूरे साल का इंटरेस्ट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 5250। देन नेक्स्ट, इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा? इसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव होना बाकी है, तो ये जो इंटरेस्ट रिसीव होना बाकी है वो बिजनेस के लिए इनका असेट है या लाइबिलिटी है? सर एसेट्स। एसेट्स है। अगर कुछ भी बिजनेस को रिसीव होना बाकी है तो वो बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बिजनेस को रिसीव होना बाकी, अभी तक रिसीव नहीं हुआ, सो इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बिजनेस के लिए एसेट है। तो इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जा रहा है? बैलेंस शीट के एसेट के साइड में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट लिख रहे हैं। इसके साथ साथ अपने फिक्स्ड डिपॉजिट 7% फिक्स्ड डिपॉजिट भी बैलेंस शीट के असेट के साइड में लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 75,000। तो 7% फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट अपने ट्रायल बैलेंस से लिए तो उसका एक ही जगह इफेक्ट आएगा। बाकी जो अपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किए वो हिडन एडजस्टमेंट है, वो हिडन एडजस्टमेंट है, उसका दो जगह ट्रीटमेंट आएगा। एक अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में लिखे, दूसरा क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस को मिलेगा तो बिजनेस के लिए खुशी की बात है, बिजनेस के लिए एक असेट है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? रॉयल्टी डेबिट। अब बताओ, ये रॉयल्टी एक्सपेंस है या इनकम? रॉयल्टी अगर डेबिट है तो ये रॉयल्टी एक्सपेंस है या इनकम? रॉयल्टी एक्सपेंस है या इनकम? सर एक्सपेंस। एक्सपेंस है, बिकॉज अपने एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। अब ये कौन से अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा? सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में जाएगा, बिकॉज रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, बिकॉज रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। सर रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो रॉयल हो, जो कि अमूल्य हो, अमूल ताजा नहीं, अमूल्य, यानी जो कि स्पेशल हो, रॉयल हो। कोई भी चीज जो स्पेशल होता है, यूनिक होता है, वो रॉयल होता है। ठीक है, तो ये जो रॉयल है, ये रॉयल क्या चीज है? इट इज अ प्रोडक्शन टेक्निक। जो टेक्निक अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए,
वो टेक्निक अगर अपने बाहर से खरीदते हैं, वो टेक्निक अपने अगर बाहर से खरीदते हैं, टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ मीन्स द टेक्निकल थिंग्स टू नो हाउ टू डू अ थिंग, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ नोइंग हाउ टू डू अ थिंग, ठीक है, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू डू अ थिंग, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ हाउ टू डू अ थिंग मतलब प्रोडक्शन कैसे करे, क्या टेक्निक यूज करे, कैसे काम करना है। तो ये टेक्निक अपने बाहर से खरीदते हैं, दूसरे से खरीदते हैं, दूसरे से जानते हैं, जिसने ये टेक्निक को बनाया है, ये टेक्निक को इन्वेंट किया है। तो जिसने भी इस टेक्निक को इन्वेंट किया है, वो इन्वेंशन अपने आप में रॉयल है, यूनिक है, स्पेशल है। तो वो टेक्निक को अगर अपने यूज करते हैं खुद के प्रोडक्शन के लिए, तो जिसका टेक्निक यूज कर रहे हैं उसको कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। जो पेमेंट करते हैं, जो अमाउंट अपने पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। रॉयल्टी मतलब कोई भी रॉयल चीज के लिए, कोई भी यूनिक स्पेशल चीज के लिए जो चार्जेस अपने पे करते हैं, दैट इज रॉयल्टी। जैसे कि यूनिक प्रोडक्शन टेक्निक हो गया, तो अगर अपने कहीं से प्रोडक्शन टेक्निक लेकर अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो जिसका टेक्निक है उसको अपने कोई चार्जेस पे करते हैं, कुछ चार्जेस पे करते हैं, एंड दैट चार्जेस इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो रॉयल्टी इज एन एक्सपेंस विच हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद प्रोडक्शन, बिकॉज इसके बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, प्रोडक्शन टेक्निक के बिना तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो प्रोडक्शन टेक्निक जिसका है उसको आपने क्या पे कर रहे हैं? रॉयल्टी पे कर रहे हैं। अपने दूसरे का प्रोडक्शन टेक्निक अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो जिसका टेक्निक है उसको रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो ये टेक्निक के बिना आपने प्रोडक्शन कर नहीं पाएंगे, यानी रॉयल्टी का खर्चा के बिना प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन। तो इसलिए रॉयल्टी इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के साइड में जाएगा। आई बात समझ में? देन सन्ड्री डेटर्स 2,33,600, ये अपने लिख चुके पहले ही। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी लिख चुके, कैश एट बैंक भी लिख चुके। कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड कितना है? 3,400। ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट के साइड में जाएगा। डन? यस। 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 फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट आइटम इंश्योरेंस 13,000। इंश्योरेंस 13,000 which includes premium 3,000 per annum up to 31st December 2010। अपना ईयर कब एंड हो रहा है? 30th जून 2010। यस सर। अपना ईयर कब एंड हो रहा है? 30th जून 2010। तो इंश्योरेंस का खर्चा 13,000 का है। इंश्योरेंस प्रीमियम बिजनेस ने 13,000 जितना पेमेंट किया। ये 13,000 में 3,000 जो है, 3,000 पर एनम मीन्स फॉर अ ईयर। 3,000 मीन्स फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर मीन्स फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। 3,000 जिसमें से 3,000 जो कि 12 महीना के लिए है, एनुअल पेमेंट है। ठीक है, राइट। टोटल इंश्योरेंस का खर्चा 13,000 है, जिसमें से 3,000 फॉर द ईयर टिल 30th December 2010 है। यानी ये 3,000 का जो पेमेंट है अलग से जो हम लोगों ने किया, वो कब तक के लिए कर दिए?
30 दिसंबर 2010 के लिए कर दिया। हमारा ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून 2010। अब खुद सोच कर बताओ, 30 जून 2010 और 31 दिसंबर 2010 में कितने महीने का फासला है? कितने महीने का फासला है? सर 30 जून, 6 मंथ। 6 मंथ्स का फासला है। 6 मंथ्स का फासला है, यानी 3000 जो पूरे साल का है, उसमें से 6 महीना नेक्स्ट ईयर के लिए है। 3000 जो कि पूरे साल का है, बिकॉज 3000 पर एनम दिया हुआ है। 3000 जो कि पूरे साल का है, उसमें से 6 महीने का इंश्योरेंस नेक्स्ट। तो 3000 जो पूरे साल के लिए है, उसमें से 6 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए है, यानी 12 में से 6 महीना का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 3000 का आधा नेक्स्ट ईयर के लिए है। अग्रीड और डिसअग्रीड? टोटल सर में, हाँ, टोटल में अपने इंश्योरेंस, टोटल में अपने इंश्योरेंस 13,000 का पेमेंट किए। टोटल में इंश्योरेंस का पेमेंट 13,000 का हुआ, जिसमें से 3,000 का जो प्रीमियम है वो पूरे साल, पूरे 12 महीने का है। वो 12 महीना में से 6 महीना नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आएगा। ठीक है, यानी 12 में से 6 महीना का जो प्रीमियम है वो नेक्स्ट ईयर का है, यानी 3,000 का आधा प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का है। 12 में से 6 महीना का प्रीमियम नेक्स्ट ईयर का है, यानी 3,000 का आधा नेक्स्ट ईयर का है। 3,000 का आधा कितना होता है? 1,500, यानी 1,500 नेक्स्ट ईयर का है। कुल मिलाकर क्या डिस्कशन सामने आया? क्या कंक्लूजन अपने निकाले? कंक्लूजन ये निकाले कि टोटल इंश्योरेंस का पेमेंट 13,000 का हुआ है, जिसमें से 3,000 12 मंथ्स का है, और वो 12 मंथ से 6 मंथ्स, आउट ऑफ दैट 12 मंथ्स 6 मंथ्स fall in the next accounting year, fall in the next accounting year, यानी आधा प्रीमियम का खर्चा नेक्स्ट ईयर का है। 3,000 में से आधा, यानी 1,500 अगले साल के लिए है। यानी कुल मिलाकर क्या समझ में आया? 13,000 का पेमेंट हुआ, जिसमें से 1,500 इज प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसमें से 1,500 इज प्रीपेड इंश्योरेंस नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, 1,500 नेक्स्ट का खर्चा है। तो इस साल अपने 1,500 को ऐड करेंगे खर्चे में, या खर्चे में से माइनस करेंगे, खर्चे में से हटाएंगे? 1,500 क्या है? तो नेक्स्ट माइनस ईयर का। करेंगे। माइनस तो करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है, इस साल का नहीं है। तो इस साल के लिए जो अपने पीएल अकाउंट बना रहे, उसमें से 1,500 को हटाएंगे, 1,500 को माइनस करेंगे, बिकॉज वो 1,500 नेक्स्ट ईयर का है। इट इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस, यानी वो इंश्योरेंस, वो खर्चा जिसका पेमेंट एडवांस में हुआ है। कितना? 3,000 का आधा, यानी 1,500। ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी? अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में, एसेट्स। यस, अगर कोई एसेट्स। एक्सपेंस आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए असेट है, बिकॉज फ्यूचर में वो एक्सपेंस का आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आपने ऑलरेडी पेमेंट कर लिया, आपको सिर्फ सर्विस मिलेगी। तो आपको कुछ मिलेगा, आपको कुछ देना नहीं है फ्यूचर में, आपको कुछ मिलेगा। तो इट इज एन असेट। सो प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500 इज एन असेट। क्लियर? तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट है, 1,500 वाला, जिसका दो जगह इफेक्ट गया।
बाकी 13,000 जो अपने ट्रायल बैलेंस से लिए उसका इफेक्ट एक ही जगह जाएगा। क्लियर? तो ट्रायल बैलेंस के जितने भी सारे आइटम्स है उनका इफेक्ट सोल्यूशन में फाइनल अकाउंट्स में लेना हो गया एक एक बार, और जितना भी सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका इफेक्ट भी लेना हो गया सोल्यूशन में 2 बार। यानी क्वेश्चन के सारे इंफॉर्मेशन का इफेक्ट अपना लेना हो गया। अब लास्ट में अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट? 1,26,600। ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट को अपने क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में ले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट के साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी बाई डी ब्रॉट डाउन 1,26,600। फिर अपने नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस कर रहे हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का अमाउंट निकालने के लिए। कितना आ रहा है नेट प्रॉफिट का अमाउंट? 44,607। 44,607। ये 44,607 को अपने क्या करेंगे बोलो, कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे, बिकॉज बिजनेस जो भी कमाता है वो किसके लिए कमाता है, अपने प्रोप्राइटर के लिए कमाता है। ऐड नेट प्रॉफिट। यस सर। तो बैलेंस शीट के लाइब्रेरी साइड में कैपिटल में जाके नेट प्रॉफिट को ऐड कर दो। नेक्स्ट अपने को क्या करना है बोलो, बैलेंस शीट का जो दोनों साइड का है ना, तो असेट टैली साइड और, करो। यस, असेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों साइड का अमाउंट का टोटल करना है। टोटल कितना आ रहा है, 4,78,707। दोनों साइड का टोटल अगर मैच कर जाए तो समझ जाना कि हमारा सॉल्यूशन एकदम करेक्ट है। 4,78,707। ठीक है। तो अभी रिसेंटली अपने 3 क्वेश्चंस किए हैं फाइनल अकाउंट्स में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4 5 कल किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 कर लिए। टोटल पीडीएफ में आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं, टोटल पीडीएफ में देखो कितने क्वेश्चंस हैं, सर आठ 8। 8 क्वेश्चंस हैं। ये 8 में से 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले करवाया जा चुका है, ठीक है, जिसका रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूं। पहले वाले रिकॉर्डिंग्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 मिलेगा। 1 एंड 2
7 एंड 8, यानी स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन, एंड का 2 क्वेश्चन, 1 to 7 एंड 8, और अभी अपने रिसेंटली 4, 5 एंड 6 कर लिया। तो बाकी बचा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 अपने नहीं करेंगे बिकॉज वो सीबीसीएस पैटर्न वाले एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो क्वेश्चन 3 अपने क्लास में सॉल्व नहीं कर रहे, ना आपको घर में सॉल्व करना है। तो कुल मिलाकर हमारा 7 क्वेश्चंस हो जाता है from the chapter final accounts, and with this we come to an end of the chapter। जो भी क्वेश्चंस मैंने फाइनल अकाउंट्स के क्लास में करवाया है वही सारे क्वेश्चंस एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट है, बिकॉज जो भी क्वेश्चंस करवाया है वो अपने आप में मास्टर क्वेश्चंस है, राइट। उसमें वो सारे एडजस्टमेंट्स कवर्ड है जो कि एग्जाम में टेस्ट हो सकता है। तो ये सातों क्वेश्चंस के अलावा आपको कहीं और से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स का हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। पुराने क्वेश्चंस का पहले जो क्वेश्चंस करवाया था वो क्वेश्चंस के क्लास का रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ ग्रुप में अभी शेयर करूंगा, तो उसको घर बैठकर खुद देख लो। कोई भी डाउट होगा तो क्लास में पूछोगे, कोई भी डाउट होगा तो क्लास में पूछोगे, समझ में आया, राइट। एंड यस यस, सर। एक चीज और, जैसे कि मैंने पहले बोला था, कुछ कुछ चैप्टर्स का मैं क्लास रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, राइट, प्रीवियस बैच का, ठीक है। वो जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए वो सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल से सॉल्व किए गए। सर हम तो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हमें आप सीए फाउंडेशन के मटेरियल से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाओगे, वहां से क्वेश्चंस थोड़ी ना आएगा। अरे भैया, आदमी सीए फाउंडेशन देता कब है? जब सेमेस्टर 1 में होता है तभी तो देता है ना। तो सीए फाउंडेशन के मटेरियल का जो क्वेश्चंस है वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लेवल का है, वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लेवल का है। खाली उसमें टैग लग गया कि सीए फाउंडेशन का है, अदरवाइज वो बीकॉम सेमेस्टर 1 के लेवल का है। तो वो आपके लेवल का क्वेश्चंस है। इनफैक्ट सेमेस्टर 1 के कुछ बुक्स में आप देखोगे वहीं से क्वेश्चंस लिए हुए हैं, आपके एग्जाम में भी उनमें से ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस सीए फाउंडेशन के मटेरियल से मैंने उन चैप्टर्स के लिए करवाया है वही आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? और जो चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना, वो सारे चैप्टर्स से ऑल्टरनेट क्वेश्चंस भी आता है, ऑप्शंस में आता है, ठीक है। और वो ऑप्शन वाला चैप्टर मैंने क्लास में सॉल्व करवा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस क्वेश्चन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनपीओ से क्वेश्चन आता है, वही क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव में एक और क्वेश्चन सिंगल एंट्री से देता है। सो आइदर यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन एनपीओ और यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन सिंगल एंट्री, दोनों में से कोई एक। तो सिंगल एंट्री तो मैंने क्लास में करवा दिया है, एनपीओ का मैं क्या कर रहा हूँ, आपके साथ रिकॉर्डिंग से शेयर कर रहा हूँ। जो रिकॉर्डिंग से शेयर कर रहा हूँ वो सीए फाउंडेशन के बैच का है, प्रीवियस बैच का है। तो ये मत समझना कि बीकॉम के स्टूडेंट्स को आप सीए फाउंडेशन का रिकॉर्डिंग शेयर कर रहे हो, ऐसा सोच मत रखना, बिकॉज आपकी सोच गलत होगी। बिकॉज लोग सीए फाउंडेशन देते कब है? क्लास 12 पास करने के बाद, यानी जब वो बीकॉम सेमेस्टर 1 में होते हैं। तो सीए फाउंडेशन के मतलब में जो क्वेश्चंस है वो सेमेस्टर 1 के लेवल का क्वेश्चंस है। और आपके एग्जाम में इनफैक्ट कुछ बुक्स में भी वहीं से क्वेश्चंस आए रहते हैं, वहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन रिकॉर्डिंग्स को देखना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बाई चांस अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास या व्हाट्सएप या कॉल में पूछ लेना,
ठीक है, लाइव क्लास तो अभी भी ऑन है, तो उसको नेक्स्ट क्लास पूछ लेना या व्हाट्सएप में या कॉल में पूछ लेना। तो एक एनपीओ का रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरा चैप्टर कौन सा है? सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। सेल ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। इस चैप्टर से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, काफी छोटा और इजी चैप्टर्स है, खाली 3-4 जर्नल एंट्रीज का चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर से एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन के ऑल्टरनेटिव में सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम से एक क्वेश्चन होता है। तो आइदर यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस 5 मार्क्स के लिए, और यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम 5 मार्क्स के लिए। आपको मैंने लाइव क्लास में सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम एकदम डिटेल्स में करवाया है, जितना जरूरी नहीं है उससे ज्यादा बढ़कर करवाया है। तो वो लाइव क्लास में कवर्ड है। इसके ऑल्टरनेटिव में जो चैप्टर आएगा उसका रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक रिकॉर्डिंग हो गया। दूसरा, तीसरा तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चाहे वो सेमेस्टर 1 हो या सीए फाउंडेशन हो, एक ही लेवल का क्वेश्चंस आता है, एक ही टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी क्लास रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का भी क्लास रिकॉर्डिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और जो मैं रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एकदम प्रीमियम रिकॉर्डिंग्स है, यानी उन रिकॉर्डिंग्स, वो सारे क्लासेस में मैंने काफी अच्छे से चैप्टर को समझाया हुआ है, ठीक है। काफी अच्छी से चैप्टर को समझाया हुआ है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वैसे तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए वेटेज रखता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग्स को शेयर कर रहा हूँ। वो रिकॉर्डिंग्स को देखना, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कोई डाउट होगा तो मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल या नेक्स्ट लाइव क्लास में मेरे को बोलना, मैं क्लियर कर दूंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। जो रेक्टिफिकेशन आपने क्लास 11 में सीखा वही आपको बीकॉम सेमेस्टर 1 में सीखना है, और वही सीए फाउंडेशन में रहता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वही क्लास 11 वाला ही है, राइट। तो एडिशनली कोई भी नया कंसेप्ट रेक्टिफिकेशन में नहीं है। तो आप रेक्टिफिकेशन को रिकॉर्डिंग से देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो सर। एक सेकेंड मेरे को कंप्लीट करने दो। तो इन टोटल मैं आपके साथ 3 चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग से शेयर कर रहा हूँ। एक एनपीओ जिसके ऑल्टरनेटिव में सिंगल एंट्री से क्वेश्चन आता है, वो मैंने लाइव क्लास में कवर करवा दिया। दूसरा जो रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर रहा हूँ दैट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, जिसके ऑल्टरनेटिव में सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने लाइव क्लास में करवा दिया है। एंड तीसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि 5 नंबर के लिए आता है, और ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लास 11 में कर चुके हैं। वही कंसेप्ट अपने को सेमेस्टर 1 एंड सी फाउंडेशन के लिए यूज करना है। तो कुल मिला के 3 चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग्स में शेयर कर रहा हूँ। और क्लास में जो चैप्टर्स हो चुके हैं वो है फाइनल अकाउंट्स, सिंगल एंट्री, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। तो ये सारे चैप्टर्स का भी जितना भी रिकॉर्डिंग्स है एक जगह कंपाइल करके मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सारे चैप्टर्स को कर लेने के बाद जहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएगा उसका 2 चैप्टर्स बचा हुआ रहेगा। एक डेप्रिसिएशन जो अपने नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर लेंगे, दूसरा कंसाइनमेंट जो अपने उसके नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स के अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यानी सम्स जहां से आएगा उसमें से 2 ही चैप्टर्स बचे हुए रहेंगे। एक हो गया डेप्रिसिएशन, दूसरा हो गया कंसाइनमेंट। डेप्रिसिएशन अपने ये कमिंग वीक में कंप्लीट कर लेंगे, बिफोर फ्राइडे कंप्लीट कर लेंगे। एंड
जो नेक्स्ट चैप्टर है कंसाइनमेंट, वो अपने उसके नेक्स्ट वीक कंप्लीट कर लेंगे एंड इसके साथ अपना सेमेस्टर 1 का सिलेबस फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जस्ट क्लास के एंड के बाद, क्लास एंड के बाद, ठीक है, मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग से शेयर करूंगा, तो वहां से लिंक शेयर करूंगा सारे चैप्टर्स का, जो भी अभी तक हुआ है, राइट, जो भी अभी तक हुआ है वो सारे चैप्टर्स का रिकॉर्डिंग्स में एक जगह कंपाइल करके आपके साथ ग्रुप में शेयर करूंगा, लिंक से शेयर करूंगा, तो वो लिंक्स को एक्सेस करना, ठीक है, और रिकॉर्डिंग्स को देखना। कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी इन पर्सन, ओवर व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और इन लाइव क्लास। बोलो क्या पूछना था। सर हम बोल रहे हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से कंपलसरी क्वेश्चन आते ऑप्शन में भी रहता है कुछ? डाइसी है, ठीक है, ऑप्शन में आ भी सकता है, ऑप्शन में नहीं भी आ सकता, ठीक है। 2019 में क्या आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2019 में क्या आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड करो। टू 2019 में रेक्टिफिकेशन से कंपलसरी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन 2 में, विदाउट एनी ऑप्शन, बिकॉज 2019 में आखिरी बार ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो वी कैन टेक 2019 का पेपर एज अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, ठीक है, एज अ स्टैंडर्ड पैटर्न फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। हालांकि पैटर्न में फेरबदल होता ही है, हो सकता है, ठीक है, बट ये मान के चलो कि अपने को 5 नंबर के लिए तैयार रहना है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए, ठीक है। यस सर। चलो, और कुछ। सर कल क्लास होगा ना? कल क्लास होगा, कल इवनिंग में क्लास होगा, टाइमिंग्स में अभी मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप में। सर कल एक ही सेशन होगा क्या इवनिंग में? इवनिंग एक ही होता तो उसमें एक ही सेशन होगा, ओके सर। ठीक है। हर दिन में 2 इवनिंग तो होता नहीं, कोई भी दिन 2 इवनिंग होता है, नो सर। इवनिंग एक ही होता तो उसमें एक ही सेशन ले सकते हैं, ठीक है। यस। यस सर। चलो, और कुछ पूछना आपको। नो सर। चलो मिलते हैं कल फिर, हाँ, बाय। थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय।